अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। परिभाषा आपको एक्सीडेंट में बहुत अच्छे से दी गई है। बहरहाल आप किताब कोई भी पढ़ रहे हो, विधिवत नोट्स उसका बनाते रहिए। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जहां पर कोई अन्य आवेश ले जाने पर वह एक बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखिए, किसी आवेश अथवा आवेश समूह के परितः वह क्षेत्र जहां तक उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके उस आवेश अथवा आवेश समूह पर वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। या इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश या आवेश समूह किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता है उसे हम उस आवेश या आवेश समूह का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे आपके पास कोई चुंबक है तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई और चुंबक लेकर जाते थे तो वह उसको या तो अपनी तरफ खींचता था या बाहर धक्का देता था। भाई चुंबकीय प्रभाव जहां तक महसूस कर सकते थे वो चुंबकीय क्षेत्र था। ऐसे ही किसी आवेश के चारों तरफ जहां कोई आवेश वैद्युत प्रभाव को महसूस कर सके वह उसका वैद्युत क्षेत्र है। जैसे हमारे पास एक आवेश है बड़ा सा, अब इसके चारों तरफ क्या हो, इसका क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि इस क्षेत्र में कहीं भी कोई दूसरा चार्ज आप लेकर के आओगे तो क्या करेगा, या तो इसको अपनी तरफ खींचेगा या तो इसको धक्का देगा। यह चार्ज अगर धनात्मक प्रकृति का हुआ तब यह इसको धक्का देगा, यह चार्ज अगर ऋणात्मक प्रकृति का हुआ तो यह अपनी तरफ इसको खींच लेगा। तो परिभाषा इसकी है, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उस आवेश या आवेश समूह का वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। राशि कैसी है? सदिश राशि है, यानी कि इसके पास दिशा भी होगा और इसका परिमाण भी होगा। लेकिन दिशा कैसे इसकी ज्ञात करेंगे? तो दिशा की ना, जो धन परीक्षण आवेश आप लेकर के आ रहे थे दिशा इसकी कैसे जानेंगे? हमारे पास एक आवेश है, बहुत बड़ा सा आवेश का समूह, कोई धनात्मक आवेश का, मान लीजिए कि चार्ज है इस पर। एक दूसरा परीक्षण आवेश या कोई भी एकांक धनावेश हम लेकर के इस पर आए तो क्योंकि यह भी धन है और इस आवेश की भी प्रकृति कैसी है? धन की है। ये दोनों एक दूसरे के मध्य क्या उत्पन्न करेंगे? ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। प्रतिकर्षित करेगा तो ये आवेश कहाँ जाएगा? दूर से भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। इस आवेश से यह जो परीक्षण एकांक धनावेश या फिर इसको हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं। जैसे इसके पास लेकर के आए, क्योंकि यह भी धन है यह भी धन है, ये इसको प्रतिकर्षित कर दिया। तो प्रतिकर्षित कर दिया, धन आवेश से इसकी दिशा किधर दिख रही है आपको? धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। यही कह रहा है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अगर इसके स्थान पर कोई ऋण आवेश रहा होता तो क्या होता? क्योंकि यह ऋण है और धन परीक्षण आवेश आपने यहां पर लेकर आए, ऋण आवेश के परितः इसका अपना एक क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि यह धन आवेशित है और यहाँ पर ऋण चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेगा? इसकी तरफ खींचेगा। तो धन परीक्षण आवेश इस क्षेत्र में कहाँ चल रहा है? ऋण आवेश की तरफ चल रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ क्या होगी? ऋण आवेश के
ऋण आवेश की तरफ आती हुई आपको प्रतीत होगी। व्यक्त हम कैसे करेंगे? तो व्यक्त हम इनको वैद्युत बल रेखाओं के माध्यम से करते हैं। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनको भी आइए देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कौन हमको बताएगा? वैद्युत बल रेखाएं बताएंगी। वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है तथा वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये एकांक धन आवेश होगा, परीक्षण चार्ज भी मान सकते हैं, टेस्ट चार्ज। इसकी प्रकृति परिमाण में तो ये बहुत छोटा है और कैसा होता है? प्रकृति धनात्मक दी जाती है। अच्छा, एक परिभाषा देख करके बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ भय आ रहा है, तो उस भय को दूर कर दिया जाए। दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि किसी स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि यह एक काल्पनिक वक्र है। इसको आप इस तरह समझिए कि मेरे पास ये नीले रंग का जो मार्कर है ये कोई आवेश है, इस पर हमें बल रेखा ज्ञात करनी है। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेकर के आए। टेस्ट चार्ज अभी आपको बताया कि इसका परिमाण बहुत छोटा हो। अच्छा, टेस्ट आप कैसे खाना बनाते हो तो थोड़ा सा चावल इसमें से एक या दो चावल पूरे चावल के कुकर में से या पूरा का पूरा चावल थोड़ी चेक करते हो, एक या दो पॉइंट ही उसमें चेक करते हो, क्या पूरा हो गया है। उसी तरह ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। चलो इसको हम छोटा सा कर लेते हैं। ये इसका टेस्ट चार्ज है और ये आवेश हमारे पास है, परीक्षण आवेश है। हम इसको पकड़ करके ला रहे हैं क्योंकि ये धन आवेश है और यह भी हमने धन आवेश मान लिया है। तो क्या होगा, ये इस पर बल लगाएगा। पकड़े हैं, पकड़कर जैसे इसको हमने छोड़ा ऐसे ये भाग गया। किसी भी दिशा में जा सकता है, ये इधर से जा सकता है। इसके चलने की जो वहां की लाइन देखने का प्रयास करिए, काल्पनिक रेखा ही हो रही, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा आई है वो काल्पनिक हुई, वही वैद्युत बल रेखा है। अब इतना जान लिया कि इसके गुण को जान लेते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के कई गुण हैं, उसमें से पहला गुण इसका है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। या कहीं कहीं ये मिलता है कि धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों बातें सही हैं। वैद्युत बल रेखा क्या थी? एकांक परीक्षण आवेश को आप स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ रहे थे, तो उसकी जो गति की या जिस पथ पर वो जा रहा था वही वैद्युत बल रेखा थी। परीक्षण आवेश कैसा होता है? छोटा सा चार्ज आपका धन क्यों नॉट था। अब कोई एक मान लिया हमने कि धन आवेश है, कोई एक धन आवेश है, हाँ, तो कूलॉम का नियम भी कहता है कि ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अर्थात ये इस तरह आ गया। ऐसे ही अगर एक चार्ज यहां पर लाओगे तो यहां से यहां आ जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां। ये किसकी दिशा होगी? वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी, यानी कि धन आवेश के लिए। ऐसे ही सेम ऋण आवेश के लिए आप निकालो तो ऋण आवेश पर क्या करनी समाप्त हो रही है। कैसे हम माने भैया? ऋण आवेश था, धन आवेश, छोटा सा धन आवेश आप इसके पास लेकर के प्लस टू नॉट लेकर आओ तो ये आवेश किधर आएगा? यहाँ से इधर आएगा ना। ऐसे आवेश यहाँ रखोगे, यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ पर आवेश होगा तो ये इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा। अर्थात इस पर जो बल रेखा की दिशा होगी वो कैसी होगी? वो इस तरह की होगी।
ये धन और ऋण आवेश के केस में ऐसा हुआ। अच्छा, ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत पास पास रखे हैं, तब कैसा बनेगा? अर्थात यहां पर एक धन आवेश है और यहीं पर पास में ऋण आवेश। इस केस में कैसे रेखा बनेगी? इनको इससे धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर खत्म करना है आपको। इस तरह की हो गई वैद्युत बल रेखा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। एक और केस देखते हैं। तो धन धन चार्ज है मेरे पास, एक धन यहां और एक धन यहां, ये दोनों एक दूसरे से बहुत पास पास है। अब क्या होगा? इनकी बल रेखा कैसे खींचेंगे आप? जब दो धन धन पास पास है, यहां से भी बल रेखा निकलेगी और यहां से भी बल रेखा निकलेगी, लेकिन एक दूसरे को काटेगी नहीं, बल्कि वो अनंत तक जाएगी। जैसे यहां से निकल कर यहां चली जाएगी, देखिए काटना नहीं, ये इधर आ गई। ऐसे ही सेम आप दो माइनस के लिए दिखा सकते हो। दो माइनस अगर साथ में होंगे तो क्या अंतर आ जाएगा? सब कुछ पूरा ऐसे ही बनेगा, वो भी अनंत से आती हुई बस प्रतीत होंगी, यानी दिशा आपकी बदल जाएगी वहां पर। जैसे दो माइनस माइनस चार्ज हमारे पास आ गए, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करनी है? ऋण आवेश की तरफ, यानी ऋण आवेश की तरफ समाप्त होती है। ध्यान ये आप इसे दिखा दिए, ये आ रही है ऋण आवेश पर, ये भी इसकी दिशा ऋण आवेश के तरफ है। ऋण आवेश के केस में अनंत से आती हुई ऋण आवेश पर समाप्त होती हुई प्रतीत हो रही है। वैद्युत बल रेखा का जो दूसरा मुख्य गुण है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे कोई रेखा हमारे पास है, इसकी दिशा हमको पता है, ये कंसर्ट अगर कोई वक्र है और उसकी हमको किसी निश्चित बिंदु पर दिशा ज्ञात करनी है, तो क्या किया जाएगा? उस बिंदु पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। जैसे है, अब इस बिंदु पर हमको दिशा ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, यही इस बिंदु पर बल रेखा की दिशा होगी। ऐसे इस बिंदु पर खींचना होगा तो क्या करेंगे? यहां से खींच दिए, यहां खींच दिया, यहां पर कोई बिंदु है, इसकी दिशा हमको ज्ञात करनी है, तो हम यहां से खींच दिए। स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं तो उस पर्टिकुलर बिंदु पर दिशा हमको ज्ञात हो जाती है। तीसरा गुण देखते हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। अब क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि ऐसा हो जाने पर जहां ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि उस स्थान पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा। अब क्योंकि बल एक सदिश राशि है, किसी सदिश का एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी, दो नहीं होगी। यह असंभव है कि कोई दो बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हों, काटती हों।
अब क्यों नहीं काटती है और अच्छे से देखते हैं। हम मानेंगे कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। गणित में अधिकतर चीजें हम मान लेते हैं, तो यहाँ भी मान रहे हैं कि भाई इसके अपोजिट में जा रहे हैं। हम नहीं मानते कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही, हम मानते हैं कि काट रही है। तब क्या होगा, एक ये बल रेखा आ रही है और एक बल रेखा इधर से आ रही है, जो कि इस बिंदु पर कोई बिंदु P है। आप मान लीजिएगा कि बिंदु P पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ये बल रेखा है, इसको हम मान लिए इस वाले लाइन की, इसका नाम B1 और इसका नाम B2। ये इधर की तरफ जा रही है और ये इस तरफ से बल रेखाएं आई को और बिंदु P पर एक दूसरे को काटा। अब जरा बिंदु P को ध्यान दीजिए कि मुझे इस वाली बल रेखा की दिशा ज्ञात करनी हो। हम क्या करेंगे, इसमें एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इनकेस मुझे B2 बल रेखा की दिशा अगर ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर B2 बल रेखा की जो दिशा होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक और स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब ध्यान दीजिए कि इस बिंदु पर B1 के लिए दिशा इधर आ रही है और B2 की दिशा इधर जा रही है। बिंदु आपका कितना है, एक ही है, P है। इस कारण बिंदु P पर जो कि बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करना है, ये बल कैसी राशि आप अधिकतर लिखते हो, बल राशि लिखिए सदिश राशि। और किसी एक बिंदु पर किसी सदिश की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशा नहीं हो सकती है। इस कारण ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। अतः हम क्या कहेंगे कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। इसके लिए होना क्या चाहिए कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी ना काटें। क्योंकि तब पूरी बात आप बताइए ना कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा हो गया उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इस स्थान पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। और यह असंभव है क्योंकि बल एक सदिश राशि है और किसी सदिश की किसी एक बिंदु पर एक ही दिशा होगी, दो दिशा नहीं होगी। क्लियर है। ये रेखाएं किसी खिंची लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। बल्कि जैसे डोरी कोई है, वो खींच करके आपने छोड़ा तो जैसे वापस आती है तो वो स्थिति यहाँ है। अब ये इस तरह क्यों नहीं आएगी, कोई बिंदु अगर हमारे पास है तो उस पर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन नहीं होती, अर्थात किसी पॉइंट पर इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ फिर कि इस बिंदु पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और आपने अभी पिछले स्टेटमेंट में क्या कहा है, एक बिंदु पर हम जो भी बल की दिशा है वो एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस कारण ये जब भी सिकुड़ेंगी तो एक कर्व लेकर के सिकुड़ेंगी, डोरी की तरह, लचकदार डोरी की तरह एक कर्व बनाते हुए सिकुड़ेंगी। ये इस तरह से नहीं सिकुड़ेंगी। वैद्युत बल रेखा का अगला गुण है कि यह जो वक्र बनाती है वो खुला होता है। आप कक्षा 10 में चुंबकीय बल रेखा पढ़ करके आए हैं। उसमें क्या होता था, एक मैग्नेट आपके पास होता था, दंड चुंबक, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। इसमें बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल से होते हुए फिर इस पोल में आ जाती थी। याद आ रहा है, ये नॉर्थ से निकलते हुए साउथ पर मिलते हुए वापस नॉर्थ पोल पर आ जाती थी। ये वक्र एक बंद वक्र है,
लेकिन इसके अगेंस्ट में वैद्युत बल क्या करते हैं? वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? ये खुला वक्र बनाती है, यानी कि आवेश हमारे पास धन और ऋण है, ये धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, इसके आगे नहीं है। यहां पर से यहां वापस ऋण से फिर धन पर नहीं आती है। यही सबसे मेन अंतर है दोनों में, वैद्युत बल रेखा में और चुंबकीय बल रेखा में। वैद्युत बल रेखा एक खुला वक्र बनाती है और चुंबकीय बल रेखा एक बंद वक्र बनाती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात कोई वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास जिसमें कोई परीक्षण आवेश धन Q नॉट रखे हैं और उस पर लगने वाला बल F न्यूटन का है। क्षेत्र की तीव्रता E बल और आवेश के अनुपात के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये परिभाषा नहीं बता रहे। परिभाषा के लिए हम क्या करें? अगर हम Q नॉट की जगह 1 कर दे, Q नॉट का मान कितना कर दे? 1 कूलाम कर दे, तब E बराबर F हो जाए और परिभाषा हमें मिल सकती है। यदि प्लस Q नॉट इज इक्वल 1 कूलम, तब E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर F के हो गई। बल के बराबर तीव्रता आ रही है, लेकिन किस दशा में? जब आवेश का मान कितना हो जाए? 1 कूलम हो जाए। तो परिभाषा बनाइए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर कार्य करता है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो, यहां तक तो हमने लिख दिया E बराबर F, तो हमने लिख दिया किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर है। लेकिन शर्त क्या है? जो कहां पर कार्य कर रहा था बल? जरा ध्यान दीजिए, Q नॉट पर F बल लग रहा था। कहां पर? किसी बिंदु पर। तो उसी बिंदु की बात यहां आप कर रहे हो, तो रख दो जो उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर कार्य करता है। एकांक की बात हम क्यों किए? मेरे पास ये 3 मार्कर हैं। अब आपको कोई पूछे कि 3 मार्कर का दाम 30 रुपए है, तो ऐसे ही 5 मार्कर का दाम बताइए, आप क्या करोगे? आप तुरंत करोगे 3 का दाम बराबर 30, तो एक का निकालोगे 30/3 यानी कि 10। अब आपसे 5 का पूछ रहा है, तो 5 का बराबर 10 × 5 50 आ गया। अब 1 का आप निकाल चुके हो, कोई 50 का पूछे, 1000 का पूछे, आप बता दे जाओगे। इसी नाते आपने एक एकांक आवेश पर बल निकाल दिया, तो बाकी अब कितने का भी आपसे पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। हम एकांक परिभाषा में इसी उद्देश्य से उपयोग करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक न्यूटन पर कूलम एवं वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर
भी होता है। बीमीय सूत्र हम जानते हैं E बराबर F अपान क्यू नॉट। तो बल की बीमा बटे आवेश की बीमा, बल का बीमी सूत्र mL/T-2 आवेश का AT बराबर mL/T-3 A-1।